आपसे जानना चाहेंगे सर, कोरोना महामारी चल रही है, पूरा देश परेशान है, आयुर्वेद में क्या उपाय है कोरोना का, उसके बारे में जरा बताइए। आपका बहुत सुंदर क्वेश्चन है। विश्व परेशान है, आयुर्वेद में इसका सही उपाय है। क्योंकि अगर हम इतिहास देखते हैं और जो कुछ भी अभी इस एपिडेमिक काल के अंदर में जो चीज़ें आई गई, कुछ तथ्य है कुछ अतथ्य है, तो उसमें एक बात तो फाइनल है कि ये सबसे ज़्यादा एयर बोर्न डिजीज़ है। यानी कि मैं खांसता हूँ, ये मैं स्प्लिट निकालता हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा कोरोना होता है। क्योंकि हवा के मार्फत जो है अपने ये नाक के नोज़ल के द्वारा अंदर की त्वचा को, जिसको हम श्लेष्मा कहते हैं, म्यूकोजल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके अंदर वो जो है वायरस कोरोना के वो जाकर वहाँ पर सूजन करते हैं और फिर जो है वो साइनस में जाते हैं और नीचे गले की तरफ उतरते हैं। इसका शरीर में जाने के बाद में आपकी रोग प्रतिकार की शक्ति के हिसाब से मिनिमम 3 से 5 दिन के अंदर में वो एक्टिवेशन होता है। अब रोगी को जो है सिम्टम्स के बारे में पहले ये बताया गया था कि आपको ये बुखार आएगा, आपको सर दर्द होएगा, आपको नासा में से पानी निकलेगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई गई थी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जो पुराना इतिहास 1942-24 की उसकी जो इतिहास है वायरस की, तो मैमल से लेकर बर्ड्स और ह्यूमंस के अंदर में वो सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन सिस्टम्स को ख़राब करता है। तो वो वायरस जब आपके फेफड़े में पहुंच जाता है तो फेफड़ा जो है ख़राब होता है, जिसको हम अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सिंड्रोम RTI कहते हैं, URTI कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब पेशेंट आता है तो रोगी को खांसी, बुखार, इसके साथ में जो है इसका ऑक्सीजन सिचुएशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो मैं एज ए प्रैक्टिस, जब से मैंने कोरोना आया उसके दूसरे दिन से इनकी अवेयरनेस के हिसाब से बहुत सारे वेबिनार किए, लोगों को अंदर जन जागृति के हिसाब में हमने किया। और सबसे पहला काम था हमारा मास्क बांटना, क्योंकि आयुर्वेद के सुश्रुत संहिता में और चरक संहिता के अंदर में जनपदोध्वंस व्याधि यानी कि नेचुरल कैलामिटीज़ या एपिडेमिक्स जो कहते हैं, तो ऐसी ये मेन मेड है या नेचुरल है, वो एक विवादास्पद मेरे लिए ये प्रश्न है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन वहाँ पर उन्होंने रोग जो है कैसे बढ़ता है, इनके लिए 3 आयाम लिखे हैं। एक हवा से फैलने वाला, दूसरा पानी से फैलने वाला और तीसरा स्पर्श से फैलने वाला। तो यहाँ पर जो हमने क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स में देखा, जो वैज्ञानिक पद्धति से हमको प्रिवेंशन के बारे में बताया जाता है कि मास्क पहने, डिस्टेंस रखें, ताकि आपकी ताकत के हिसाब से 3 फुट से 6 फुट ऊपर तक जो है, मतलब खांसी या ऐसा कुछ आप निकलते हैं तो जिनके स्वराव के द्वारा, फोर्स के द्वारा वो आपके शरीर में नाक के द्वारा अंदर जाता है। और कभी कभी हम ऐसे ही साफ करते हैं, ऐसे ये आंखें साफ करते हैं, ये कान साफ करते हैं, तो उनके स्राव के द्वारा आपके हाथ में ये वायरस लग सकता है और वो जो है आपके मुंह के द्वारा, या तो हम एक दूसरे से सेकंड करते हैं तो मेरे हाथ से दूसरे के द्वारा जाता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में वर्ल्ड वाइज बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो उनको प्रिवेंशन करने के लिए हम हमेशा मास्क कहते हैं। अब हम मास्क के अंदर में आयुर्वेदिक दवाइयाँ डालते हैं, जैसे कपूर है, मिंट है, अजवाइन का जो है उनका घोल बनाकर आप मास्क के ऊपर लगा दीजिए। सबसे अच्छा सस्ता तरीका ये है कि दिन में 2-3 बार भाप लीजिए, गर्म पानी उबालिए, इसके अंदर में नीलगिरी या इत्यादि जो औषध है वो डालकर स्टीम को इनहेलेट कीजिए, फिर नाक को साफ कीजिए और अंदर प्योर घी लगाएं। घी क्यों लगाना? तो घी इसलिए लगाते हैं कि जब वायरस अंदर जाते हैं तो चिकनाई के ऊपर ही चिपट जाते हैं, अंदर के भाग में वो नहीं जाते हैं। ये बहुत पुराना शास्त्रीय विधान है, दुनिया उसको जानती है लेकिन प्रयोग में नहीं लेती है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को हमने मोर देन 18,000 पीपल को काढ़ा पिलाया, उसको सुदर्शन घनवटी दी, संसमनी वटी दी, कुछ हमारी ईजाद की हुई दवाइयाँ दी, किसी को भी मतलब कोरोना नहीं हुआ। लेकिन 3 चीज़ उसको बताई थी कि हाथ साफ करना, लेकिन वो भी हो सकता है उतना हर्बल यूज़ करना, नहीं तो प्योर साबुन से करे, ये नाश जरूर लेना, मास्क पहनना, उसको जो है
ये गले के अंदर में होना। जैसे ही सर्दी खांसी का आपको सिम्टम्स मिलता है तो हम एक और उसको जो है एडवाइस देते हैं कि उसको अजवाइन और नमक तवे के ऊपर गर्म करके उसकी भाप लेकर मुंह से खोलना, नाक से निकालना, और फिर जो है पोटली बनाकर इसको पूरे शरीर के ऊपर में आजू बाजू में उसको लेना और सूंघना। कपूर अकेला है तो भी आप सूंघ सकते हैं। तीसरी एक चीज़ और है, प्याज, उसको फोड़िए, गर्म कीजिए और अजवाइन के जैसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सस्ती इलाज है गरारे करना ठंडे गर्म पानी का, उसमें फिटकरी, हल्दी और मुलेठी ये 3 डालकर उबाल कर यदि आप गरारे करते हैं दिन में 2-3 बार, लेकिन हम उसमें थोड़ा नेचुरोपैथिक और आयुर्वेद के सिद्धांत को मिक्स करते हैं तो ठंडे पानी और गर्म पानी से उसको गरारे करने से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और रोगी को बहुत सारा फ़ायदा होता है और गले से नीचे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर में वो इन्फेक्शन नहीं जाता है। बॉडी ये तो नहीं जाने को रोका, अगर वो जाता है तो वो ज्ञान दीजिएगा, अगर वो जाएगा कौन से इफेक्ट पार्ट के थ्रू कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है? ये बहुत ही आपका सुंदर प्रश्न है और ज्ञान इसकी हर रोग को, जिसको हम हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस कहते हैं, वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हम बताया कि वो नाक में जाता है तो वहाँ पर राइनाइटिस होती है, नाक में सूजन होती है, फिर उसके बाद में जो है वहाँ से नाकमा से स्त्राव आता है, छींक आती है। ये जो है वहाँ की सूजन का और साइनोसाइटिस का या सर्दी सड़क हम जो कहते हैं इसका ये आपको सिम्टम्स मिलेंगे। थोड़ा हल्का सा बुखार होगा, आप यदि थर्मोमीटर से मापेंगे तो मिलना मुश्किल है अर्ली स्टेज में, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आंख जल रही है, आपके शरीर में गर्मी है, आपको कोई टच करेगा तो बोलता है आपका शरीर गर्म क्यों है, लेकिन वो थर्मोमीटर से नहीं नापा जाएगा। दूसरा ये है कि जब अभी वो स्टेज में आता है तो गला में खिचखिच होती है, खांसी आती है और थोड़ा बुखार की मात्रा बढ़ती है। फिर जब वो रेस्पिरेशन में अंदर जाता है, फेफड़े के अंदर पहुंचता है, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, लंबी लंबी सांस लेनी पड़ती है, थकान लगती है, अनकंफर्टेबल लगता है। तो उस समय यदि आप पल्स ऑक्सीमीटर्स लगाएंगे तो वो बताएगा कि वो 90 के आसपास है या तो 90 से नीचे जाता है। जब ये 90 के नीचे जाना लगे तो आपको इमीडिएट कहीं पर भी जो कोई भी कोरोना के गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर है सेंटर से वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें ऐसी होती है कि स्टूल में जो है इरेगुलरिटी होती है, भूख में इरेगुलरिटी होती है, आपकी स्मेल चली जाती है, कभी कभी आपका टेस्ट भी चला जाता है। बट ये है कि एक समूह है, इसको सिंड्रोम कहते हैं। यही एक प्रत्यात्मक लिंग जो कहते हैं कि भाई बुखार आया तो शरीर गर्म होना चाहिए, टेम्परेचर आना चाहिए। ऐसा कोरोना सिंड्रोम्स के अंदर में कोई ऐसे 1-2 सिम्टम्स ही सब में मिल जाए ऐसा नहीं है। इन समूहों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और उस समय जो कुछ भी आपके सिम्टम्स है वो आप अपना जो कुछ भी आपके ज्ञान है आपके, मैं तो यही कहूँगा कोई भी रोगी जो है सेल्फ मेडिकेशन न करे। जो पद्धति में आपको विश्वास है उनके डॉक्टर के मिलकर उनकी सलाह के अनुसार ही यदि आप करेंगे तो बहुत फ़ायदा होता है।